गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कलंगो है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। जावा EE की हिंदी सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं किसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल के बारे में। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं कि सर्वलेट्स सर्वर साइड जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं और जिनका एग्जीक्यूशन होने के पश्चात जो रिजल्ट आता है वो क्लाइंट साइड पर रिफ्लेक्ट होता है। बेसिकली सर्वलेट वे प्रोग्राम्स होते हैं जो डायनामिक वेब पेज या डायनामिक वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सर्वलेट की लाइफ साइकिल समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वेब कंटेनर के बारे में। देखिए, किसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो वो वेब कंटेनर का है। वेब कंटेनर की सहायता से ही किसी सर्वलेट को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट मिलता है। सर्वलेट को एग्जीक्यूशन करने के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करता है वेब कंटेनर। वो रिक्वेस्ट के आधार पर किसी पर्टिकुलर सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उसके लिए कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बनाता है और एग्जीक्यूशन के पूरा होने पर बने हुए इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करता है। सो किसी सर्वलेट की लाइफ साइकिल में वेब कंटेनर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। पिछले कई वीडियो लेक्चर्स में हमने वेब कंटेनर के बारे में कई सारी बातें की, लेकिन आज हम वेब कंटेनर के बारे में जानेंगे और वेब कंटेनर के रोल को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं वेब कंटेनर की डेफिनेशन के बारे में बात करूं किसी सर्वलेट या किसी सर्वर पर कार्य करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम वेब कंटेनर कहलाता है जो कई प्रकार की कई सारी वेब एप्लीकेशंस को एक साथ रखता है और रिक्वेस्ट के आधार पर एग्जीक्यूट करता है। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें कि वेब कंटेनर क्या है, वेब कंटेनर को हम सर्वलेट कंटेनर भी कह सकते हैं। यह किसी वेब सर्वर का वह कंपोनेंट होता है जो जावा सर्वलेट को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रदान करता है। एक वेब कंटेनर कई सारे कार्य करता है, जैसे वह सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, वो किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के पर्टिकुलर सर्वलेट को उसके यूआरएल से मैपिंग करता है, रिक्वेस्टेड यूआरएल से। वो किसी सर्वलेट का
इंस्टेंस क्रिएट करता है, रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, उस रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और कई सारे सर्वलेट मैनेजमेंट टास्क प्रोवाइड करता है वेब कंटेनर। बेसिकली वेब कंटेनर किसी वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इस वेब एप्लीकेशन में कई सारी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, जैसे सर्वलेट, जेएसपी, ये भी इनको भी एग्जीक्यूट करता है वेब कंटेनर। सो यदि मैं वेब कंटेनर के बारे में बात करूं तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्वर है। आप समझिए बात को। मैं वेब कंटेनर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद में हम लाइफ साइकिल पे आएंगे सर्वलेट की। सो मान लीजिए कि ये हमारा वेब सर्वर है। इस वेब सर्वर के अंदर होता है वेब कंटेनर। इस वेब सर्वर के अंदर एक भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं वेब कंटेनर। वेब कंटेनर ये वाला जो भाग है, ये वाला। इस वेब कंटेनर के पास में कई सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कई सारी। ये एक से ज्यादा वेब एप्लीकेशन को रख सकता है अपने अंदर। इस प्रकार से कई प्रकार की एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है ना, किसी बैंकिंग मैनेजमेंट का कोई एप्लीकेशन, ओके। ऐसी कई सारी वेब एप्लीकेशन यहां पर एक साथ रखी जा सकती है इस वेब सर्वर पर, वेब कंटेनर के अंदर। इस वेब कंटेनर में जो रखी गई एप्लीकेशन से इनके कई सारे नाम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है, ये है एबीसी एप्लीकेशन, मान लीजिए। ये वाली XYZ एप्लीकेशन, मान लीजिए। ये वाली जो एप्लीकेशन है दैट इज MNO एप्लीकेशन। आप बात को समझना, ये वाली PQR एप्लीकेशन। ऐसी कई सारी एप्लीकेशन यहाँ पर हो सकती है। ये सारी के सारी वेब एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं आपको। और इन वेब एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, इन वेब एप्लीकेशन में कई सारे सर्वलेट हो सकते हैं, कई सारी JSP फाइल्स हो सकती है, कई सारी HTML CSS फाइल्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं। कई सारा डेटा इसमें पर्टिकुलर एक वेब एप्लीकेशन में हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ABC की, सो इस ABC के अंदर क्या क्या हो सकता है। इस ABC के अंदर का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं उसकी बात करूं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, मैं एक पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि अगर ये ABC आपका एप्लीकेशन है, तो इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ओके। इसमें एक पार्ट तो चला गया आपका वेब के लिए, ओके। सॉरी, व्यू के लिए, व्यू पार्ट जो आता है आपका, एक पार्ट तो वो चला गया। और जो बाकी के जो पार्ट्स हैं उसमें यहां पर होता है आपका एक फोल्डर जिसका नाम है वेब INF। ये हर एप्लीकेशन में होता है। और इसी के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, इसी फोल्डर के अंदर हम रख सकते हैं हमारी क्लासेस को, सोर्स फाइल्स को, ओके। यानी यहीं पर आ सकती है आपकी सारी के सारी जावा क्लासेस, ओके। इसके अलावा और क्या आ सकता है इसके अंदर आ सकती है सारी की सारी लाइब्रेरीज। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट फाइल होती है दैट इज डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, दैट इज web.xml, ओके। तो यहां पर आ सकती है आपकी लाइब्रेरी पार्ट और यहां पर आ सकता है आपका web.xml,
web.xml पार्ट। ये कुछ स्ट्रक्चर अगर आपने देखा हो तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। नेटबिन्स में जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा वहां पर जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है उससे ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है इस वेब व्यू में। यहाँ पर हम यहाँ पर वेब व्यू के अंदर डाल सकते हैं आपका जितना भी HTML CSS हो गया है ना, वो सारा का सारा वेब व्यू में फाइल्स को रख सकते हैं। इमेजेस हो गई, जो भी रिसोर्सेस हैं प्रोजेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल HTML हो गया, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। इसके अलावा जावा क्यूरी jQuery जावा स्क्रिप्ट वगैरह। तो ये कुछ एक एप्लीकेशन का, किसी एक वेब एप्लीकेशन का ये इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जब क्लाइंट साइड से किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आती है, अब यहां से आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि मैं यहां से लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दूंगा। ओके, मैंने वेब कंटेनर के बारे में आपको बताया, वेब कंटेनर बताते बताते मैं लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्लाइंट है। मैंने आपको बताया था क्लाइंट एक हमारे पास का जो कंप्यूटर होता है वो उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, है ना। तो ये एक क्लाइंट है मान लीजिए, और इस क्लाइंट से क्लाइंट के ऊपर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं एक्चुअल में इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मान लीजिए इतना बड़ा है ये, इसमें हमने उस दिन डिजाइन बनाया था, तो इसके अंदर एक छोटा सा हम डिजाइन बना रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ नाम लिखेंगे और एक बटन बनाएंगे। ये हमारा मान लीजिए क्लाइंट का पेज है। ओके, ये हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा है और इसका नाम हमने दिया था यहाँ पर home.html। ओके, ये मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा क्लाइंट साइड प्रोग्राम है। और ये कहाँ पर है? ये क्लाइंट साइड प्रोग्राम ये कहाँ पर है? ये हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर पर है। ओके, सो हमारा जो क्लाइंट का कंप्यूटर है उसके ऊपर हम ये यहाँ पर ये डेटा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा हमने लिखा, यहाँ पर हम जो डेटा लिख रहे हैं दैट इज AK, और यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को हम बोल रहे हैं क्लिक। क्या नाम है इस बटन का? इस बटन का नाम है क्लिक। ओके लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर बटन छोटा बन गया। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए ये क्लाइंट साइड है। ये कौन सी साइड की बात कर रहा हूं मैं? ये मैं बात कर रहा हूं क्लाइंट साइड की। समझिए बात को ध्यान से। ये क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। तो जैसे ही मैं इस ओके बटन पे क्लिक करूंगा, ओके, इस ओके बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी पर्टिकुलर सर्वर पर। ओके, मान लीजिए कि ये वो इस सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जाएगी। ओके, और एक और बात आप समझिए कि ये जो रिसोर्स बनाया हुआ है यहाँ पे क्लाइंट साइड पे, इसका जो नाम है, हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में देखा है, वेब एप्लीकेशंस के प्रोग्राम्स में, कि हमने उस रिसोर्स का नाम दिया है और फिर नाम से हमने उस डेटा को निकाला है। ओके, तो मैंने मान लिया कि इस रिसोर्स का नाम, ये जो रिसोर्स यहाँ पे बना हुआ है, ये जो रिसोर्स बना हुआ है इसका नाम हमने दिया N1। क्या नाम दिया इसका? N1 नाम इसका हमने दिया है। तो N1 की वैल्यू जो है वो 1 है। तो जब ये क्लाइंट यहाँ पर क्लाइंट साइड पर इस ओके बटन पर क्लिक होगा तो ओके बटन पर क्लिक होने के बाद में एज ए रिक्वेस्ट ये जो डेटा है ये जहां जाएगा? सर्वर पर जाएगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में रिक्वेस्ट समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या है। जस्ट मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया है। मैंने उस रिक्वेस्ट को मैंने लिख के भी आपको बताया था। आप ध्यान से समझें रिक्वेस्ट कैसे बनेगी। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके बता रहा हूं कि रिक्वेस्ट कैसे बनेगी। ओके, तो माना कि हमारे पास है HTTP इस टाइप से, फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट और फिर पोर्ट नंबर 8084, फिर उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन का नाम। सो हमारी एप्लीकेशन का नाम मान लीजिए ABC है। फिर उसके बाद आपके पर्टिकुलर सर्वलेट का URL। अब समझिए बात को। माना कि इस ABC के अंदर कई सारी सर्वलेट फाइल्स भी हैं। वो कहां पर होगी? जावा क्लासेस में, ये यहां पर। ठीक है, इस जगह पर कई सारी सर्वलेट फाइल्स रखी हुई है। मान लीजिए कि 3 ऐसी सर्वलेट फाइल्स है जो यहाँ पर रखी हुई है। ये नंबर 1, ये नंबर 2
और ये नंबर 3। इस प्रकार से सर्वलेट फाइल्स रखी है। मैंने आपको URL बटन के बारे में भी बताया था, सारी कहानी बता चुका हूं मैं आपको। तो माना कि हमारे इस सर्वलेट का नाम, ये वाले सर्वलेट का नाम है ए सर्वलेट, मान लीजिए इस सर्वलेट का नाम है ए सर्वलेट, यानी इसका नाम मैं AS रख देता हूं, AS। ये वाला जो सर्वलेट मेरे पास इसका नाम है B सर्वलेट, सो BS, और ये वाला जो सर्वलेट मेरे पास इसका नाम है C सर्वलेट, सो CS। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम सर्वलेट बनाते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। अगर आपको अभी ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो पहले आपको मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, सो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा पहला सर्वलेट है ए सर्वलेट, फिर दूसरा सर्वलेट है बी सर्वलेट और तीसरा सर्वलेट है सी सर्वलेट। ये तीनों सर्वलेट हमारे इस ABC एप्लीकेशन के अंदर रखे हुए हैं। और ये कहाँ पर रखे हुए हैं, ये कहाँ पर रखे हुए हैं, इस जावा क्लासेस नाम की जगह पर ये तीनों क्लासेस रखी हुई है, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं किसी वेब एप्लीकेशंस में सर्वलेट क्लासेस बनाता हूँ, जावा प्रोग्राम्स बनाता हूँ, तो मैं उन जावा प्रोग्राम्स का कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फाइल में करता हूँ, web.xml में मैं उनका कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी ए सर्वलेट की। कौन सी सर्वलेट क्लास की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए सर्वलेट क्लास की बात कर रहे हैं, जो इस डेटा को लेगी और सिंपल प्रिंट कराएगी, ये सारा काम, या जो भी डेटाबेस में भेजेगी, जो भी काम करेगी वो ये सर्वलेट हमारी जो रिक्वेस्ट है कि भैया इस बटन पे क्लिक होने पर, इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक होने पर ए सर्वलेट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ये हम वेब कंटेनर को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको ए सर्वलेट का कॉन्फ़िगरेशन किस में लिखना पड़ेगा, web.xml में, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल web.xml। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वेब कंटेनर को लोड किया जाता है और जैसे ही क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आती है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, सबसे पहले वेब कंटेनर इसी फाइल में देखता है। ये web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल ABC वेब एप्लीकेशन के पास भी होगी, XYZ वेब एप्लीकेशन के पास भी होगी, MNO वेब एप्लीकेशन के पास भी होगी और PQR वेब एप्लीकेशन के पास भी होगी। यानी सारे प्रोजेक्ट्स का अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन किसके पास होगा, इस डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल के अंदर होगा। तो वेब कंटेनर जब किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के बारे में रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे ही वो रिक्वेस्ट को देखता है, समझने की कोशिश करता है और समझने के बाद सारी जानकारी उसको कहां से मिलती है, इस web.xml से मिलती है। सो इस ABC के पास web.xml है या नहीं है, हम बनाते हैं, हर बार बनाते हैं, हमने बनाई थी पिछली बार भी। सो इस web.xml में से वो पढ़ेगा कि इस ABC के अंदर कितनी जावा क्लासेस है, ये हम खुद लिख के देते हैं। ओके, सो क्या लिख के देते हैं हम उस web.xml में, मैंने आपको बताया था। देखें सबसे पहले क्या लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है वेब, आप समझे बात को, यहाँ पे लिखा रहता है वेब एप, इस टाइप से लिखा रहता है। ओके, और ये फिर ऐसा इस टाइप से बंद रहता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में प्रैक्टिकली बता चुका हूँ। ओके, यहाँ पर अगर मैं ए सर्वलेट की बात करूँ तो हमको उसके लिए कॉन्फ़िगरेशनल कुछ काम करना पड़ता है, ये मैं आपको बता चुका था। ओके, तो यहाँ पर दो टैग बनाने हैं आपको। पहला टैग है सर्वलेट नाम से और जो दूसरा टैग है वो होता है सर्वलेट मैपिंग नाम से। ओके, तो पहला टैग तो होता है सर्वलेट नाम से, दूसरा टैग होता है सर्वलेट मैपिंग के नाम से। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इस सर्वलेट टैग में क्या होता है, सर्वलेट में हमको देना होता है सर्वलेट का नाम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है ए सर्वलेट, इस प्रकार से है ना। तो हमको देना क्या पड़ता है, हमको देना पड़ता है सर्वलेट का नेम। मान लीजिए कि हमारे सर्वलेट का नाम है ए सर्वलेट और साथ में हमको देना होता है सर्वलेट की क्लास का नाम। सो सर्वलेट की क्लास का नाम हमारे पास मान लीजिए सेम हम रख रहे हैं ए सर्वलेट। सो यहाँ पर आएगा सर्वलेट की क्लास। ओके, सर्वलेट क्लास इस प्रकार से। फिर जब हम सर्वलेट मैपिंग में जाते हैं तो इस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए हमारे पास में यहाँ पर फिर से हमको देना पड़ता है सर्वलेट नेम। तो जो नाम हमने ऊपर दिया है वो वही नाम हम यहाँ पर देते हैं। ओके,
सो सर्वलेट यहाँ पर भी आएगा नेम। ओके, फिर उसके बाद में हम देते हैं यहाँ पे सर्वलेट क्लास। सो सर्वलेट क्लास नहीं, यहाँ पे देते हैं URL पैटर्न, यहाँ पे देते हैं URL पैटर्न। आप बात को ध्यान समझे, URL पैटर्न, दैट पैटर्न इज a स्मॉल a। ओके, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये देखें URL पैटर्न है ना, ये इस प्रकार से, और ये सर्वलेट मैपिंग यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप मेरी बात समझें, ये A सर्वलेट के लिए किया हमने। आगे अगर हमारे पास एप्लीकेशन में B सर्वलेट भी है तो सेम प्रोसेस हमको किसके लिए भी करना है, सेम प्रोसेस हमको करना है B सर्वलेट के लिए भी। अगर हमारे पास C सर्वलेट है तो सेम प्रोसेस हमको C सर्वलेट के लिए भी करना है, बस नाम क्या बदलेगा, यहाँ सर्वलेट का नाम बदल जाएगा, सर्वलेट की क्लास का नाम बदल जाएगा और URL पैटर्न बदल जाएगा। इस URL पैटर्न की मैपिंग होती है जब कंटेनर लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट में रिक्वेस्ट आती है, तो कंटेनर ही वो सॉफ्टवेयर है, कंटेनर ही वो प्रोग्राम है जो इस URL पैटर्न की मैपिंग करता है पर्टिकुलर सर्वलेट से, और उस मैपिंग के आधार पर ही, उस URL के आधार पर ही पर्टिकुलर सर्वलेट को लोड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहले web.xml को पढ़ा जाता है। तो यहां तक का जो रिक्वेस्ट था, इससे आपको क्या समझ में आया, यहां तक का रिक्वेस्ट है वेब कंटेनर को ये समझ में आया कि ये जो पोर्शन स्टार्टिंग का है ये तो सर्वर है, ये वेब एप्लीकेशन सर्वर है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका था यहाँ पर लोकल हॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका था। ओके, तो यहाँ तक का ऐसा सर्वर है, और यहाँ पर मतलब इस वाले पार्ट से हम सिर्फ यहाँ तक पहुंचते हैं। जब आप उसको आगे एप्लीकेशन देते हो तो इसके अंदर ये वाली एप्लीकेशन की बात हो रही है, मतलब ना वो XYZ की बात कर रहा है, ना वो MNO की, ना वो PQR की। जब वो ABC की बात कर रहा है तो ABC के बाद अब दिया जाता है URL पैटर्न। क्या दिया जाएगा, URL पैटर्न इज स्मॉल है, दैट इज URL पैटर्न। तो ये जो URL पैटर्न है, इस URL पैटर्न के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा कि अब कौन सा सर्वलेट। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको इस web.xml में बताया कि इस जो A सर्वलेट है इसका URL पैटर्न क्या हुआ, ये वाला। तो ये URL पैटर्न यहाँ पर आया है रिक्वेस्ट में। ओके, और इस URL पैटर्न के बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है एक क्वेश्चन मार्क और लिखा हुआ आता है N1 इक्वल टू जो भी नाम आप यहाँ से पास कर रहे हैं, दैट नेम AK। ये इस टाइप से आपकी रिक्वेस्ट बनती है, यानी इसमें एक तो रिक्वेस्ट है और साथ ही साथ हमारा डेटा भी है। तो इस रिक्वेस्ट से आइडेंटिफाइड ये हुआ कि भैया हमको वेब कंटेनर की ABC एप्लीकेशन के उस सर्वलेट को लोड और एग्जीक्यूट करना है जिसका URL पैटर्न क्या है, \a। तो रिक्वेस्ट को, जैसे ही रिक्वेस्ट को वेब कंटेनर के पास रिक्वेस्ट आई, वेब कंटेनर इस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया और उसको ये समझ में आया क्या मेरे पास ABC एप्लीकेशन है, बिल्कुल है। क्या मेरे पास ऐसा कोई सर्वलेट है जिसका URL पैटर्न \a है, उसके लिए वो web.xml में जाता है और उस web.xml में जाने के बाद उसको इस टाइप से दिखता है, वो यहाँ से रीड आउट करता है, उसको पता चलता है कि हाँ मेरे पास तो ये वाला पर्टिकुलर सर्वलेट अवेलेबल है जिसका URL पैटर्न ये है, और यहाँ से वो उस URL पैटर्न वाले सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ से आपकी लाइफ साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ से अब ये आइडेंटिफाई हो गया है कि हमको कौन सा सर्वलेट चलाना है। ओके, तो जैसे ही हमको ये आइडेंटिफाई हो गया है कि हमको कौन सा सर्वलेट चलाना है, यहां से अब आपका वेब कंटेनर उस पर्टिकुलर सर्वलेट को लोड करता है। उस पर्टिकुलर सर्वलेट को लोड करने के साथ साथ बहुत सारी प्रोसेस यहां से होती है उस पर्टिकुलर सर्वलेट के साथ में। तो ये सारी प्रोसेस हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। ओके, आप इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से समझें, ध्यान से देखें, ताकि आपके अगर कोई मन में डाउट आ रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने इजी नहीं होते हैं, इसको समझने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आगे कोई और वीडियो एडवांस जावा EE से रिलेटेड आपको देखना हो तो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको अपडेट आ जाएगी।
तो ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। हमारा आप याद रखें, हमारा सर्वलेट डिसाइड हो गया है कि हमें कौन सा सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है, ये वेब कंटेनर को पता चल गया है। अब इसके बाद की क्या कहानी है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।